नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम प्रैक्टिस सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट पेपर में आपके 40 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन सामान्य जीके के और 20 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल के मेंशन किए गए हैं। यह प्रैक्टिस सीरीज आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, वे स्टूडेंट जो 2025 का करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं, जिसमें आपके टॉपिक है इंडेक्सेस और अपॉइंटमेंट्स, अर्थात आपके सूचकांक और नियुक्तियाँ वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज एकाता 2025 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है एक्सरसाइज एकाता 2025 की, कि इसका आयोजन भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत और मालदीव के बीच इसका आयोजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके 2025 के आयोजन की। तो 2025 में इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन आयोजित किया गया है? तो एडिशन नंबर किया गया है आपके 8वां। कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इंडियन ओशियन में इसका आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत कब से की गई है? यानी द्विपक्षीय आपका युद्धाभ्यास है ये भारत और मालदीव के बीच में। तो इसकी शुरुआत की गई है 2017 से। किनके मध्य किया जाता है? तो दोनों देशों की जो आपकी नेवी है उनके मध्य में आयोजित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक रहेगा? 31 अगस्त 2027, 31 अगस्त 2018, 31 अगस्त 2027, 31 दिसंबर 2028 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो आपका 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है उसका कार्यकाल कब तक रहेगा। तो सही आंसर देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके गठन के बारे में, कि इसका गठन कब किया गया है और किन के द्वारा किया गया है। तो देखते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। इसके गठन की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन किया गया है 1 सितंबर 2024 के। कार्यकाल रहने का कब तक है आपका? तो 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल रहना है। अब हम बात करते हैं इनके अध्यक्ष की, कि अध्यक्ष किसे बनाया गया है, क्योंकि अक्सर करके ये क्वेश्चन आपका आता है कि अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, दिनेश महेश्वरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये कई बार आपका आ चुका है। अगर हम बात करते हैं कि प्रथम जो आपका विधि आयोग है उसका गठन कब किया गया था, तो जो फर्स्ट विधि आयोग है उसका गठन किया गया था आपके 1955 ईस्वी को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल रहेगा। बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने पेश किया गया है? नागालैंड, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के द्वारा पेश किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, असम राज्य की विधानसभा में ये पेश किया गया है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने एक विवाह किया और एक से वो क्या करना चाहता है, अधिक विवाह करना चाहता है, और अधिक विवाह क्या हो जाएंगे आपके गैर कानूनी यहाँ पर हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से आपके प्रावधान किए गए हैं वो भी देख लीजिए। तो आपको 7 वर्ष की क्या हो सकती है, सज़ा हो सकती है, प्लस आपको जुर्माना भी लग सकता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 23 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है विश्व एड्स दिवस की, कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, प्रत्येक 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में। तो 14 नवंबर को 2 दिवस आपके मनाए जाते हैं। एक तो आपका मनाया जाता है बाल दिवस,
दूसरा इसी दिन मनाया जाता है आपका मधुमेह दिवस, यानी जो डायबिटीज़ होती है वो दिवस भी आपका 14 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं अगर हम 10 दिसंबर की बात करते हैं तो मानवाधिकार दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी प्रकार अगर हम 23 दिसंबर की बात करें तो ये मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय किसान दिवस। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 1 दिसंबर। हाल ही में किस संस्था का प्रवीण रंजन को महानिदेशक बनाया गया है? ITBP, CISF, SSB, NCC या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपके प्रवीण रंजन जी हैं उन्हें हाल ही में किसका महानिदेशक बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी आपके आ चुके हैं। तो देखिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि इनके बारे में, प्रवीण रंजन जी के बारे में कि किस संस्था का इन्हें महानिदेशक बनाया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, CISF का इन्हें हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब देखिए इनका कार्यकाल की अगर हम बात कर लेते हैं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहने वाला है, टाइम पीरियड आपका कब तक रहेगा इस पद पर आपके। तो इनका जो टाइम पीरियड रहने वाला है इस पद पर वो कब तक है, सही आंसर मतलब जो होना चाहिए वो 31 जुलाई 2029 तक इनका कार्यकाल इस पद पर रहेगा। बात कर लेते हैं आपके CISF की स्थापना इसकी कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई है। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो आपका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो इसका मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है आपके कोलकाता में। और कोलकाता है आपके वेस्ट बंगाल की राजधानी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है 1890 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। हाल ही में इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, या फिर बात करते हैं कि डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। उन डायरेक्टर का नाम भी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो डॉक्टर कनाद दास को यहाँ पर आपका नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? नेपाल, काठमांडू, बांग्लादेश, ढाका, चीन, बीजिंग, पाकिस्तान, कराची या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपके पड़ोसी देश दे रखे हैं, एक तरफ आपके देश दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनकी राजधानी दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा गया कौन आपका सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, पाकिस्तान, कराची। क्योंकि पाकिस्तान की कराची आपकी राजधानी ना होकर क्या राजधानी है आपकी, इस्लामाबाद राजधानी है इसकी। जबकि नेपाल की काठमांडू, बांग्लादेश की ढाका और चीन की बीजिंग राजधानी आपकी सही है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत पूछा गया है कि पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया है। अगर आप ऑप्शन की बात करते हैं तो संविधान में यानी जो आपका अनुच्छेद 32 है वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको देता है, सामुदायिक उपचार का अधिकार देता है ये। वहीं अगर हम 44 की बात करते हैं तो ये क्या करता है, आपका समान नागरिकता की बात करता है, यूनियन सिविल कोड की बात करता है, ये नागरिक संहिता की बात करता है। वहीं अगर 47 की बात करते हैं तो ये आपके पर्यावरण की बात करता है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसने जजिया कर को समाप्त किया था।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं अकबर के कि ये अकबर आपका राजा कब बना था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके पूछे जा चुके हैं। तो अकबर का जो जन्म हुआ है वो 1542 ईस्वी में आपका हुआ था। जबकि राजा कब बना था, क्योंकि एक एक पॉइंट आप इसका लर्न कर लीजिएगा, आते हैं क्वेश्चन आपके। तो 1556 ईस्वी में ये राजा बना था, मात्र 14 वर्ष की आयु में। तो इसका ये क्या ये पढ़ा लिखा था? तो नहीं, ये बिल्कुल आपका पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ व्यक्ति था। इसके शासनकाल की अगर हम बात करते हैं कि शासनकाल कब से कब तक रहा था इनका, तो शासनकाल जरूर लर्न कर लीजिएगा। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1, अकबर। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जो प्रवाह है वो क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर इस डायरेक्शन में आपके फ्लो का क्या है? आपका प्रवाह है, वो कौन सी आपकी नदी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है उसका फ्लो यही हो रहा है आपका, ध्यान रखिएगा। जबकि गोदावरी का फ्लो इस तरह से है, उसके बाद आपकी कृष्णा नदी आती है, और उसके बाद आपकी कावेरी नदी आपकी आती है। इनका पानी सिर्फ बे और बंगाल में गिरता है, जबकि उसका पानी कहाँ पे गिरता है? अरेबियन सी में गिरेगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ आपके शहर दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपकी नदियां दे रखी हैं। इनमें पूछा गया है कौन आपका सम्मिलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वाराणसी, गंगा, नासिक, गोदावरी, उज्जैन, कृष्णा, लखनऊ, गोमती। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, उज्जैन, कृष्णा। क्योंकि उज्जैन जो आपका शहर है वो किसके नदी के किनारे पर है? तो वो बसा हुआ है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे पर। उज्जैन से क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपके महाकालेश्वर का टेम्पल है, ये चीज़ आपको लर्न करनी है। जो आपका एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, यहीं पर आपका स्थित है। तो सही आंसर होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? 3। भारत की आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। हाल ही में इसे किसे प्रस्तुत किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 31 जनवरी 2015 को ही आर्थिक समीक्षा आपके प्रस्तुत की गई थी। किन के द्वारा की गई थी? तो सीता निर्मला जी के द्वारा, सीतारमन जी के द्वारा इसके प्रस्तुत किया गया था। आर्थिक समीक्षा क्या होती है? तो मान के चलिए जैसे आपका वित्तीय वर्ष क्या चल रहा है, आपका 25-26 चल रहा है। तो 25-26 के लिए जब बजट आता है तो उससे एक दिन पूर्व आपकी आर्थिक समीक्षा आती है, यानी एक वर्ष में पहले आपने क्या प्राप्त किया है उसे हम आर्थिक समीक्षा कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 3, वित्त मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1934, 1 जनवरी 1935, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात की जा रही है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी डिटेल देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। जो आपकी स्थापना हुई है वो किस एक्ट के तहत हुई थी? तो RBI एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई है। कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। जब इसकी स्थापना की गई है तो हेडक्वार्टर भी होगा। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो हेडक्वार्टर है आपके मुंबई में। हम बात करते हैं इसके राष्ट्रीयकरण की कि नेशनलाइजेशन इसका कब किया गया था। तो नेशनलाइजेशन किया गया है आपका इसका
1949 ईस्वी को। अगर हम वर्तमान में गवर्नर की बात करते हैं कि गवर्नर वर्तमान में इसका कौन है, तो वो हैं आपके संजय मल्होत्रा जी। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 अप्रैल 1935। निम्नलिखित में से किस धातु का परमाणु क्रमांक 11 है? सोडियम, हीलियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है इसका परमाणु क्रमांक 11 है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 सोडियम। अब हम सोडियम की बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है आपका। सोडियम को हम लिखते हैं Na से, जो इसका सिग्निफिकेंट नंबर होता है आपका 11 होता है परमाणु क्रमांक, इसे हम दिखाते हैं Na से। ये क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। इसे किस में रखते हैं? केरोसिन के ऑयल में रखते हैं। ये चीज़ आपको याद करनी है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके। वहीं अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक 2He4 होता है इसका। पोटेशियम की बात करते हैं तो 19K होता है इसका। और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसका 12 होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सोडियम। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी वेलिंगटन है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिणी कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी राजधानी क्या है, किस देश की राजधानी वेलिंगटन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो कनाडा की राजधानी है वो क्या है आपकी ओटावा है। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपकी कैनबरा है। जापान की आप सभी को पता ही है, इसकी राजधानी टोक्यो है। जबकि दक्षिण कोरिया की आपकी राजधानी सियोल है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। हाल ही में तुहिन कांत पांडे को किस संस्था का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? नाबार्ड, सेबी, RBI, SSB या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तुहिन कांत पांडे का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन्हें हाल ही में किस संस्था का क्या बनाया गया है? चेयरपर्सन आपका बनाया गया है। किसे? तुहिन कांत पांडे को। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर? तो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2 सेबी का इन्हें चेयरपर्सन आपका बनाया गया है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं सेबी के बारे में कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो ध्यान रखिएगा जो सेबी की फुल फॉर्म होती है वो क्या है, वो भी लर्न कर लीजिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म की बात हम कर लेते हैं। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई है। तो स्थापना हुई है आपकी 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। हम बात कर रहे थे तुहिन कांत पांडे के बारे में। तो तुहिन कांत पांडे को कौन सा चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो 11वां चेयरपर्सन आपको नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सेबी। निम्नलिखित में से किस देश के गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन योजना की घोषणा की है? अमेरिका, सऊदी अरब, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में किस देश के द्वारा गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन योजना प्रारंभ की गई है या घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 अमेरिका देश ने इसे घोषित किया है। अर्थात अमेरिका को हम क्या बोलते हैं? USA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये चीज़ आप लर्न करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपके पूछे जा चुके हैं। ये जो घोषणा की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो डोनाल्ड जो ट्रंप है आपके, ट्रंप जी के द्वारा इसको घोषित किया गया है, जो कि वहाँ के कौन से राष्ट्रपति हैं? 48वें प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है विश्व की सबसे लंबी नदी की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस क्वेश्चन आपका कहाँ पर आया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा जो आपकी UPSSC पैट 2025 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर सबसे लंबी नदी के बारे में, तो वो सही है आपका ऑप्शन नंबर 4
नील नदी आपकी दुनिया की सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट है आपकी लेंथ वाइज। जबकि अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं कि डेंसिटी वाइज कौन सी होगी, तो वो अमेजन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। जबकि आपका गंगा का उद्गम कहाँ पर हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। यमुना का उत्तराखंड में हुआ है और कावेरी का आपका कर्नाटक में इसका हुआ है। तो इस प्रकार एक ही बचता है जिसका उद्गम कहाँ पर हुआ है, ब्रह्मपुत्र का। तो ये टाइबेटियन में हुआ है आपका, जो तिब्बत है आपका, वहाँ पर इसका उद्गम हुआ है। कूनू राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो कूनू राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, मध्य प्रदेश में स्थित है कूनू राष्ट्रीय पार्क। अब हम बात करते हैं कूनू राष्ट्रीय पार्क अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो इसमें आपके टाइगर संरक्षण इसको बनाया गया है। क्या बनाया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे यहाँ पर जोड़ा गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। सीएम का नाम क्या है, तो मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं। एक एक पॉइंट आपको याद करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ आपके राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके शहर या फिर राज्यों के नाम दे रखे हैं। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन आपका सम्मिलित है। तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, राजाजी नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, शिमली पार्क नेशनल पार्क उड़ीसा, वाल्मीकि नेशनल पार्क झारखंड या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, शिमली पार्क नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। जबकि अदर ऑप्शन देख लीजिए, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है असम में। वहीं अगर हम राजाजी नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। वाल्मीकि नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये स्थित है आपके बिहार राज्य में। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ आपके मुख्यालय दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके शहरों के नाम दे रखे हैं उत्तर प्रदेश में जो स्थित है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका मुख्यालय है वो आपका सम्मिलित नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद में है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है, भदोही का आपका अकबरपुर में। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, भदोही का मुख्यालय अकबरपुर में स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है आपके ज्ञानपुर में। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल के साथ में साझा नहीं करती। बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपकी जब इंटरनेशनल सीमा बनती है तो क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की गई कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ में साझा नहीं करती। बाराबंकी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, बाराबंकी जिले की सीमा नेपाल के साथ में नहीं लगती। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल की बात कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही है। तो उत्तर प्रदेश के जो टोटल ज़िले हैं, कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से ज़िले आपके सीमा साझा करते हैं वो भी देख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बन चुका है और आगे भी बनेगा। मैं डायरेक्शन वाइज आपको जो डिस्ट्रिक्ट है उनके नाम बता रहा हूँ, वेस्ट टू ईस्ट में आपके नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले जो पड़ता है वो है आपका पीलीभीत। उसके बाद में जो आपका जो ज़िला पड़ता है वो है लखीमपुर खीरी।
और उसके बाद में पड़ता है आपका बहराइच। देन आपका आता है आपका श्रावस्ती। इसी क्रम में आपको भी लर्न करने हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी क्रम में आपसे पूछे जाते हैं कि हो सकता है आपसे सीधे सीधे बोल दे कि यहाँ से इस तरह से लगाइए या फिर इसको इस तरह से सेट करिए। छठवां है आपका महाराजगंज और सातवां है आपका कुशीनगर। ये जो 7 ज़िले हैं आपके, इनकी सीमा लगती है किसके साथ में? नेपाल देश के साथ में, जो कि इंटरनेशनल सीमा बॉर्डर है आपके उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ में लगती है? आगरा, सहारनपुर, महाराजगंज, सोनभद्र या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ में शेयर होती है, वो है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, सोनभद्र। सोनभद्र से कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पहले बन चुका है। इसकी जो सीमा लगती है, देखिए मैं आपको क्या है कि एक मैप के जरिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का मैप है। तो यहाँ पर देखिए, ये है जो आपका सोनभद्र है यहाँ पे। तो सोनभद्र में कौन कौन सी सीमा लगती है? तो सबसे ऊपर लगती है आपके बिहार की सीमा। मैं अलग से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ये आपका है सोनभद्र। यहाँ पे सीमा लगती है 4 राज्यों में, जिसमें है आपका बिहार है, जिसमें आपका है झारखंड, और उसमें है आपका छत्तीसगढ़ है, और है आपका MP। इन 4 राज्यों की सीमा लगती है सोनभद्र से। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? भदोही, शामली, बागपत, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो आपके दे रखे हैं उनमें से आपका पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट अब हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाता तो आप लखीमपुर आपका आंसर आप लगा देते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि सबसे बड़ा जिला आपका इनमें कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आपका वाराणसी जिला सबसे बड़ा है। अब वाराणसी जिला ऐसा क्यों हो, देख लीजिए। क्योंकि जो भदोही है उसका क्षेत्रफल कितना है? 1015 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल स्क्वायर है आपका। वहीं अगर हम बात करते हैं शामली की, तो शामली का कितना है? तो शामली का है आपका 1212। बागपत की बात करते हैं तो 1321, और वहीं वाराणसी की बात करते हैं तो 1535। इस तरह से आपका जो सबसे बड़ा जिला होगा वो है आपका वाराणसी। लेकिन अगर ऑल ओवर की हम बात करते हैं, लार्जेस्ट जिला की बात करते हैं यूपी लेवल पे, तो लार्जेस्ट जिला क्या है आपका? तो वो है आपका लखीमपुर खीरी। अगर हम वही बात करते हैं स्मॉलेस्ट जिला की, कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट जिला हो जाएगा आपका हापुड़। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पहले ये आ चुका है। हापुड़ का आप क्षेत्रफल भी लर्न कर लीजिएगा, 660 किलोमीटर स्क्वायर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, पश्चिम बंगाल की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में नहीं लगती। जबकि कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो देख लीजिए। आपके अगर टोटल राज्यों की सीमा बात करते हैं तो टोटल 8 राज्य हैं आपके। वहीं अगर यूटी की बात करते हैं तो 1 है। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो कितने हो जाते हैं आपके? 9 हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है आपका, चौथा आपका MP है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है आपका, उत्तराखंड है, और आपका क्या है? हरियाणा है। ये आपके 8 ज़िले हो जाते हैं, और आपका यूटी है आपका दिल्ली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? बांदा, चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे कौन सा जिला आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, सोनभद्र जिला आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, जबकि बांदा, चित्रकूट और महोबा आते हैं।
उत्तर प्रदेश में प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य की गई। 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1968, 27 अक्टूबर 1969, 27 अक्टूबर 1970 या इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका अक्टूबर ही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो राजकीय भाषा थी उसे कंपलसरी कब बना दिया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 26 जनवरी 1968 ईस्वी को प्रथम राजकीय भाषा जो कि आपके क्या है उसे राजकीय कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। प्रथम जो राजकीय भाषा क्या है आपकी उत्तर प्रदेश की, वो है आपकी हिंदी। जबकि अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो वो क्या है, वो है आपकी उर्दू। कब बैलेट की गई थी, 1989 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा कौन सी है। देखिए क्वेश्चन आई गया है यहाँ पे, संस्कृत, पाली, अवधी, ब्रजभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय भाषा क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट लैंग्वेज उत्तर प्रदेश की क्या है, तो वो है आपकी हिंदी है। जबकि सेकंड लैंग्वेज क्या है उत्तर प्रदेश की, तो वो है आपकी उर्दू। और उर्दू को कब अडॉप्ट किया गया था, तो 1989 में अडॉप्ट किया गया था। जबकि हिंदी को कब किया गया था, क्वेश्चन तो यहाँ से भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 1947 को ही एक्सेप्ट किया गया था। जबकि संस्कृत भाषा और सेकंड भाषा वो कहाँ की है आपकी, उत्तराखंड की है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कौन सा है। साहिबाबाद, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बात की जा रही है, संसदीय क्षेत्र की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, गाजियाबाद, साहिबाबाद। क्या है आपका, साहिबाबाद है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं संसदीय क्षेत्रों की, उत्तर प्रदेश में है कितने हैं। तो एमपी इन लोकसभा कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो हैं आपके 80। जबकि एमपी इन राज्यसभा कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो हैं आपके 31। वहीं अगर हम एमएलए की बात करते हैं तो एमएलए हैं आपके 403। वहीं अगर हम बात करते हैं एमएलसी की तो वो हैं आपकी 100। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है। बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सोनभद्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जनगणना 2011 की बात की गई है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर कौन से जिले की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, श्रावस्ती की सबसे कम साक्षरता दर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का, तो जो आपकी मिनिमम लिटरेसी रेट है, क्या है आपके यहाँ पे मिनिमम आपकी साक्षरता दर है इस जिले की। जबकि अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो वो किसकी है, तो मैक्सिमम है आपकी गौतम बुद्ध नगर की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं साक्षरता दर के बारे में उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, तो साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में ऑल ओवर कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 67.18% है आपकी। वहीं अगर हम मेल की बात करते हैं तो 77% है, और फीमेल की बात करते हैं तो ये आपकी उतर आती है 57 पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस शहर में दिए थे। काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी के बारे में बात की गई है कि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने किस शहर में दिए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, श्रावस्ती में। जबकि प्रथम उपदेश आपका कहाँ पे दिया था, तो वो आपका सारनाथ में दिया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया। 1935, 1936, 1937, 1938 या इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन को आप 1938 कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा राजकीय चिन्ह को कब एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले आपके पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 1938 ईस्वी में राजकीय चिन्ह को एक्सेप्ट किया गया था। अब जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है वो समझ लीजिए।
तो राजकीय चिन्ह में आपका एक है आपका व्रत, और क्या क्या है इसके अंतर्गत, तो आपका 2 मछलियां हैं इसके अंतर्गत, और क्या है आपका, तो यहाँ पर एक क्या है, तीर कमान है। इन चीज़ों को आपको लर्न करनी है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी टोटल जनसंख्या निवास करती है? तो भारत की 16.5% जनसंख्या अकेले निवास करती है उत्तर प्रदेश में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम करोड़ में देखते हैं तो आपकी करती है 19.89 करोड़ जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या है? बदायूं, श्रावस्ती, प्रयागराज, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बदायूं शहर में। बदायूं में कितनी है? तो इनकी संख्या आपकी 23 है, जबकि इसमें क्या है आपकी मिनिमम है आपकी श्रावस्ती में। कितने हैं श्रावस्ती में? तो मात्र 2 हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से सबसे छोटा मंडल कौन सा है? कानपुर, आगरा, लखनऊ, मेरठ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम मंडलों की बात की गई है उत्तर प्रदेश में, तो टोटल मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो टोटल मंडलों की संख्या आपकी 18 है। जबकि जिलों की बात की जाती है तो जिलों की संख्या आपकी कितनी है? 75 है आपकी। तो इसी में आपका पूछा गया कि सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, आगरा जिला। क्योंकि कानपुर में कितने ज़िले शामिल हैं? 6 हैं। लखनऊ मंडल में 6 हैं, मेरठ में भी 6 हैं, जबकि आगरा में मात्र 4 ज़िले सम्मिलित हैं। राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1965, 1968, 1966, 1967, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लगा था। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 1968 ईस्वी में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तर प्रदेश में। टोटल कितनी बार आपका लग चुका है राष्ट्रपति शासन? तो टोटल आपका उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। प्रयागराज में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट स्थित है? गाजियाबाद, प्रयागराज, महुआ, चित्रकूट, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या कर लीजिए, यूपी में उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रयागराज। क्योंकि प्रयागराज में जो सीटों की संख्या वो कितनी है आपकी? 12 है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब एक एक करके हम यहाँ पे से बात करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना है। जो एमएलए की संख्या है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है आपकी? 403 है। जबकि एमएलसी की संख्या कितनी है? तो वो 100 है। एमपी की संख्या कितनी है लोकसभा में? तो वो आपकी 80 है। और एमपी इन राज्यसभा की बात करते हैं तो वो 31 है। सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर है आपका 2। निम्नलिखित में से किस जिले में 2 से अधिक विधानसभा की सीट स्थित हैं? श्रावस्ती, महुआ, चित्रकूट, फिरोजाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 से अधिक सीटों की संख्या स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फिरोजाबाद। क्योंकि श्रावस्ती में भी 2 हैं, महुआ में 2 हैं, चित्रकूट में 2 हैं, जबकि फिरोजाबाद में टोटल कितनी है? 5 हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय
पुष्प क्या है आपका, इनमें से दे रखा है, आपको लर्न करना था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राजकीय पुष्प कर लीजिए पलाश। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन आपका सम्मिलित यहाँ पे नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि टोटली जितने भी हैं वो आपके ऑलरेडी सम्मिलित हैं। तो इसलिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 5। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए ऑलरेडी हमने खुशखबरी अनाउंस कर दिया कि UPSSC जो आयोग है आपका, उसने लेखपाल वैकेंसी आपकी निकाल दी है और नोटिफिकेशन भी डाल दिया है। इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके 28 दिसंबर से। इनके लिए आपको करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता है, तो ध्यान रखिएगा। आपको अगर इंडेक्स वाला टॉपिक पढ़ना है या फिर जो नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हैं वो पढ़ने हैं, यानी नियुक्तियां हैं वो पढ़नी हैं कंप्लीट 2025 की, तो ऑलरेडी चैनल पर हमारा वीडियो अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।